अस्सलामुअलैकुम क्लास। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है इनवॉइस। सबसे पहले इनवॉइस की डेफिनेशन, इनवॉइस किसे कहते हैं, इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, इट इज डॉक्यूमेंट। इनवॉइस वो डॉक्यूमेंट है इशूड बाय द सेलर, जो कि इशू करता है सेलर टू द बायर, बायर के लिए। स्टेटिंग गुड्स और सर्विसेज, जिसमें लिखा हुआ होता है गुड्स और सर्विसेज का, क्वांटिटी इनकी क्वांटिटी के हवाले से, रेट इनके प्राइस के हवाले से, टर्म ऑफ सेल्स किस टर्म में जो है वो सेल हो रही है इसके हवाले से, एनी टैक्सेशन इफ एनी ईटीसी, यानी अगर कोई टैक्स वगैरह लगा हुआ है गुड्स पर तो उसके बारे में भी लिखा हुआ होता है। यानी इनवॉइस वो डॉक्यूमेंट है जो कि सेल करने वाला, सेलर वो पर्सन है जो अपनी गुड्स को सेल आउट कर रहा होता है। तो सेलर ने इशू किया जो डॉक्यूमेंट किसके लिए, बायर के लिए। बायर वो पर्सन है जो कि गुड्स को खरीद रहा होता है। सेलर ने इशू किया डॉक्यूमेंट बायर के लिए, इसमें गुड्स के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से, इनकी क्वांटिटी के हवाले से, इनकी प्राइस के हवाले से, किस तरीके से सेल हुई है उसके हवाले से, और अगर कोई टैक्स लगा हुआ है तो उसके हवाले से डिटेल जहां पर लिखी हुई होती है वो डॉक्यूमेंट इनवॉइस कहलाता है। टर्म ऑफ सेल को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि टर्म ऑफ सेल्स में क्या क्या शामिल है, ट्रेड कैश एंड क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर टू द बायर, यानी बायर को किस किस्म के डिस्काउंट प्रोवाइड किए गए हैं, कितनी क्वांटिटी पर डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया है, टर्म ऑफ सेल्स बेचने के तरीके क्या हैं, बेचने के टर्म क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या शामिल है वो इसमें इनवॉइस में मेंशन होता है। इसके अलावा इस पॉइंट में एक्सपोर्टर के कंसाइनमेंट के हवाले से बात की गई है कि जब भी जो है वो एक्सपोर्टर गुड्स को शिप करवाता है तो प्रिपेयर करता है डॉक्यूमेंट। द लोकल एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट, लोकल एक्सपोर्टर बनाता है डॉक्यूमेंट अबाउट फुल डिटेल ऑफ द गुड्स शिप्ड, जो गुड्स शिफ्ट की जा रही हैं, जो गुड्स एक्सपोर्ट की जा रही हैं उनके हवाले से कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करता है इनवॉइस में। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है, पैकिंग के हवाले से जो है वो डिटेल लिखी हुई होती है इनवॉइस में। तो ये थी क्लास इनवॉइस की डेफिनेशन। इसके बाद मजीद इनवॉइस को डिस्कस करते हैं कि इनवॉइस में क्या क्या लिखा हुआ होता है। What an invoice is, contents of invoice, इनवॉइस में क्या चीजें शामिल है, क्या लिखा हुआ होता है, क्या इसमें इसके कंटेंट्स हैं। इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट, इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट है यूज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो कि इस्तेमाल होता है बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स में। बिजनेस मतलब कारोबार, ट्रांजेक्शन्स मतलब लेन देन। कारोबार में जो लेन देन हो रही है, जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, जितने भी गुड्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, इस हवाले से यूज होता है जो डॉक्यूमेंट वो इनवॉइस कहलाता है। इट इज इशू, ये इशूड होता है फ्रॉम द सेलर, सेलर की तरफ से, यानी जो गुड्स बेच रहा है उसकी तरफ से ये जारी हुआ। टू द बायर, खरीदार के लिए, बायर के लिए, जो गुड्स को खरीद रहा है उसके लिए डॉक्यूमेंट इशू होता है। द फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ द इनवॉइस, ये चीजें इनवॉइस में लिखी हुई होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेलर्स कंपनी नेम एंड एड्रेस, सेलर वो कंपनी जो गुड्स को सेल आउट कर रही है उसका नाम और पता, एड्रेस और नेम लिखा हुआ होता है इनवॉइस में। दूसरा पॉइंट, डेट ऑफ द डिस्पैच, डिस्पैच की डेट क्या है, और साथ में शिपमेंट ऑफ द गुड्स जो है वो किस तरह शिप होंगी, क्या प्रोसीजर होगा शिपमेंट का, किस तारीख तक जो है वो शिफ्ट कर दी जाएंगी, डेट मेंशन होती है डिस्पैच करने की, पहुंचाने की, कि गुड्स जो हैं वो इस तारीख तक डिलीवर कर दी जाएंगी, डिस्पैच कर दी जाएंगी या पहुंचा दी जाएंगी। इसके साथ रिसीवर्स, बायर्स, कंपनी नेम एंड एड्रेस, इसके साथ ही इस इनवॉइस में रिसीवर का, यानी गुड्स को रिसीव करने वाले का, जो गुड्स को खरीद रहा है, बायर कहलाता है। तो बायर का या फिर रिसीवर का कंपनी नेम एंड एड्रेस भी इनवॉइस में लिखा हुआ होता है। डिटेल ऑफ गुड्स, गुड्स की कंप्लीट वजाहत होती है। एज ब्रांड्स, किस ब्रांड की है, क्वालिटी किस क्वालिटी की है, क्वांटिटी मिकदार कितनी है, और यूनिट्स कितने यूनिट्स हैं, साइज क्या है गुड्स का, और साथ में गुड्स किस तरह पैक हुई है, कंप्लीट डिटेल मौजूद होती है इस डॉक्यूमेंट में। इसके साथ प्राइस, रेट और टोटल अमाउंट भी गुड्स का लिखा हुआ होता है इनवॉइस में। मोड ऑफ पेमेंट, तरीकेकार क्या होंगे गुड्स की पेमेंट के, अदायगी के, पैसे किस तरह, गुड्स की जो रकम है वो किस तरह पे की जाएगी, उसके तरीके भी यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। टर्म्स ऑफ सेल को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, मतलब क्वांटिटी पर कितना जो है वो डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा बायर को, वो भी मेंशन होता है। मोड ऑफ डिलीवरी, गुड्स किस तरह डिलीवर की जाएंगी, किस तरह पहुंचाई जाएंगी, तरीकेकार क्या होंगे पहुंचाने के।
कोड ऑफ रिसिप्ट, इसके साथ ही अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, टाइप ऑफ रेट, कमीशन और डिस्काउंट एंड इट्स टाइप, ये सब डिटेल मौजूद होती है इनवॉइस में। तो क्लास ये थे इनवॉइस के कंटेंट्स के, इनवॉइस में क्या क्या लिखा हुआ होता है। अब चलते हैं इनवॉइस की टाइप पर। प्रोफार्मा इनवॉइस। प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होता है? इट इज द वर्ड प्रोफार्मा रिफर्स टू फॉर फॉर्म से, यानी प्रोफार्मा इनवॉइस वो इनवॉइस जो किसी के वास्ते इशू किया गया। दिस टाइप ऑफ इनवॉइस इज इशूड टू बायर बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स इज मेड टू हिम। ये इस किस्म का इनवॉइस जारी होता है बायर के लिए बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी गुड्स डिलीवर होने से पहले। गुड्स बाद में पहुंचती हैं, पहले ये इनवॉइस प्रिपेयर होता है, गुड्स की एडवांस पेमेंट होती है। जब भी सेलर अपनी गुड्स की एडवांस पेमेंट रिसीव करना चाहता है तो वो प्रोफार्मा इनवॉइस बनाता है। तो ये वो इनवॉइस जो कि इशू हुआ बायर के लिए गुड्स की डिलीवरी से पहले, गुड्स को पहुंचाने से पहले ये इनवॉइस बनाया गया। इस इनवॉइस में भी यही लिखा होता है प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स की क्या कीमत है, अमाउंट ऑफ गुड्स, गुड्स की मिकदार क्या है, पैकिंग ऑफ गुड्स, गुड्स किस तरह पैक हुई हुई है, डिस्काउंट ऑन परचेज करने पर किस किस्म का डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया है, इसके अलावा मेल एक्सपेंसेस कितने हैं, वो प्रोफार्मा इनवॉइस में लिखे हुए होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं प्रोफार्मा इनवॉइस के, प्रोफार्मा इनवॉइस क्यों बनाते हैं, मकासद क्या क्या है, या फंक्शंस ऑफ प्रोफार्मा इनवॉइस क्या है, कब यूज करते हैं प्रोफार्मा इनवॉइस, कंडीशंस क्या होती है प्रोफार्मा इनवॉइस को यूज करने की, उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द अमाउंट मेंशन्ड इन द इनवॉइस इज द वन व्हिच द बायर हैज टू पे इन एडवांस। यानी जो प्रोफार्मा इनवॉइस में अमाउंट मेंशन होता है वो बायर को एडवांस में पेमेंट करना होता है। जब भी एडवांस पेमेंट करता है बायर तो यूज करते हैं प्रोफार्मा इनवॉइस का। दूसरा पॉइंट, व्हेन द सेलर डिसाइडेड दैट ही मस्ट गेट द पेमेंट इन एडवांस ही यूज्ड इट। यानी सेलर जब डिसाइड करता है कि उसे अपनी गुड्स की एडवांस पेमेंट चाहिए, एडवांस पेमेंट रिसीव करनी है, पहले अमाउंट रिसीव हो बाद में गुड्स डिलीवर की जाए, तो सेलर इस्तेमाल करता है प्रोफार्मा इनवॉइस का। When the seller handovers the goods to his agent, एजेंट कौन होते हैं? एजेंट वो पर्सन जो आपकी गुड्स को सेल आउट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, थर्ड पार्टी होती है। सेलर डायरेक्ट अपनी गुड्स को सेल आउट नहीं करता बल्कि थर्ड पार्टी की हेल्प लेकर गुड्स को सेल आउट कर रहा होता है, तो वो थर्ड पार्टी एजेंट कहलाती है। तो when the seller, जब सेलर हैंडओवर करता है अपनी गुड्स को, एजेंट के जरिए सेल आउट करवाता है, अपनी गुड्स को हैंडओवर कर देता है एजेंट को, तो प्रोफार्मा इनवॉइस यूज करता है। The seller may use it as a quotation form. सेलर प्रोफार्मा इनवॉइस को कोटेशन फॉर्म के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। The proforma invoice may be issued along with the goods sent on approval. परफॉर्मा इनवॉइस इशू होता है और गुड्स की अप्रूवल के लिए, जब गुड्स अप्रूवल के लिए जाती हैं तो भेजा जाता है प्रोफार्मा इनवॉइस। तो ये थे क्लास ऑब्जेक्टिव्स प्रोफार्मा इनवॉइस के। अब चलते हैं एक और इनवॉइस पर जो है काउंसलर इनवॉइस। सबसे पहली बात है काउंसलर इनवॉइस कहाँ इस्तेमाल होता है। काउंसलर इनवॉइस इज यूज्ड इन इंपोर्ट प्रोसेस। ये एमसीक्यूज में भी आता है कि काउंसलर इनवॉइस हम कहाँ यूज करते हैं, तो काउंसलर इनवॉइस हम इस्तेमाल करते हैं इंपोर्ट के प्रोसेस में। जब भी हम गुड्स को बाहर मुल्क से खरीदते हैं तो वो प्रोसेस हमारा इंपोर्ट कहलाता है। बाहर मुल्क से गुड्स को खरीदना इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट के लिए हम काउंसलर इनवॉइस यूज करते हैं। Consular invoice served as a proof that the price of all exported goods recorded in the bill of exchange by the local exporter are correct. बेसिकली काउंसलर इनवॉइस जो है वो प्रूव होता है इस बात का कि जो भी प्राइस एक्सपोर्टेड गुड्स, जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रही हैं, जो रिकॉर्ड की गई है इन गुड्स की प्राइस बिल ऑफ एक्सचेंज में, वो क्या है, करेक्ट है। ये काउंसलर इनवॉइस इस बात का प्रूव होता है कि प्राइस करेक्ट रिकॉर्ड की गई है। 3 copies of this invoice are prepared and sent to the counselor. इसकी 3 copies बनती है और भेज दी जाती है किसको, काउंसलर को। The counselor imposes his seals on these copies and sign on these copies. काउंसलर क्या करता है, सील लगाता है अपनी कॉपीज पर, स्टैंप लगाता है और साथ में साइन करता है। Certifying the correctness of the entries of the invoice. इनवॉइस में जो अमाउंट लिखा है वो क्या है, दुरुस्त लिखा हुआ है प्राइस का अमाउंट, क्योंकि इस प्राइस पर ही फिर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के टैक्स लग रहे होते हैं। इस अमाउंट पर डिफरेंट टाइप्स की ड्यूटीज लगती हैं जो कि इंपोर्ट ड्यूटीज कराती हैं, एड वॉल्यूम ड्यूटी होती है, टैक्स होते हैं, वो गुड्स की प्राइस पर ही जो है वो लगते हैं। तो इसलिए गुड्स की प्राइस को पहले कंफर्म किया जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो प्राइस लिखी हुई है वही जो है वो काउंसलर इनवॉइस के जरिए कंफर्म की जाती है। तो इसीलिए काउंसलर इनवॉइस का दूसरा नाम कंफर्मेशन इनवॉइस भी है, क्योंकि ये कंफर्म कर रहा होता है अबाउट द प्राइस ऑफ गुड्स।
तो एमसीक्यूज पे ये भी आता है कि कौन से इनवॉइस को और क्या कहते हैं। तो कौन से इनवॉइस को कंफर्मेशन इनवॉइस भी कहा जाता है, जो कि कंफर्म करता है जो गुड्स हैं जो इंपोर्ट की गई हैं उनकी प्राइस के हवाले से। इसके बाद चलते हैं करेक्शन ऑफ इनवॉइस। जब भी हम इनवॉइस बनाते हैं, जिसे आम ज़बान में रसीद कहा जाता है, जिसमें गुड्स की डिटेल लिखी हुई है, गुड्स की प्राइस के हवाले से जो है वो डिटेल लिखी हुई है, तो इस इनवॉइस को बनाते हुए बाज़ दफ़ा कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, एरर्स हो जाते हैं। अब उन एरर्स को हमें करेक्ट करना होता है। तो करेक्शन के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो करेक्शन ऑफ इनवॉइस कहलाता है। इनवॉइस में कंटेन्स एरर, इनवॉइस में बाज़ दफ़ा गलतियाँ भी होती हैं। डेट इंक्लूड ओवर इनवॉइसिंग, बाज़ दफ़ा होता है कि इनवॉइस में रकम ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी जाती है, प्राइस ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी जाती है, अमाउंट जो ओरिजिनल थी, जो रियल थी, उससे ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी गई, तो इसे हम ओवर इनवॉइसिंग कहते हैं। एक ये भी एरर है। और अंडर इनवॉइसिंग, दूसरा एरर क्या होता है, अंडर इनवॉइसिंग, यानी इनवॉइस को हमने कम रिकॉर्ड कर दिया, जितनी गुड्स की प्राइस थी उससे कम रिकॉर्ड कर दें, तो ये अंडर इनवॉइसिंग कहलाता है। ज्यादा रिकॉर्ड करना गुड्स की प्राइस ओवर इनवॉइसिंग, कम रिकॉर्ड करना गुड्स की प्राइस अंडर इनवॉइसिंग। तो ये दो टाइप के हमसे एरर होते हैं, या तो हम कम रिकॉर्ड करते हैं या फिर हम ज्यादा रिकॉर्ड कर देते हैं। इन केस ऑफ सच एरर, इन गलतियों की वजह से क्या होता है, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस आर इशू। इन गलतियों को करेक्ट करने के लिए, दुरुस्तगी के लिए हमने मजीद जो है वो इनवॉइस इशू करने होते हैं। एक कहलाता है डेबिट इनवॉइस, दूसरा कहलाता है क्रेडिट इनवॉइस। डेबिट इनवॉइस हम उस वक्त इशू करते हैं जब हमसे अंडर इनवॉइसिंग हो गई हो, यानी हमसे अगर कम कीमत रिकॉर्ड हो गई है, तो अब उसकी करेक्ट करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए हमने डेबिट इनवॉइस इशू करना होता है। और अगर हमसे गुड्स की प्राइस जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई है, हमने गुड्स की प्राइस को ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, तो अब उस प्राइस को करेक्ट करने के लिए हम जो प्राइस को कम करने के लिए और जो है वो उसके रियल लेवल पर लाने के लिए, ओरिजिनल प्राइस जो है वो उस पर लाने के लिए हम फिर इशू करते हैं क्रेडिट इनवॉइस। तो ये डिफरेंस हो गया कि डेबिट इनवॉइस कब इशू होगा, जब अंडर इनवॉइसिंग हो जाए, हमसे कीमत कम रिकॉर्ड हो जाए, और क्रेडिट इनवॉइस कब इशू होगा, जब हमसे कीमत ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई है और हमने जो है वो ओवर इनवॉइसिंग कर दिया है, तो उसकी करेक्शन के लिए फिर हम क्रेडिट इनवॉइस बनाते हैं। तो ये थे दो मेथड हमारे पास करेक्शन ऑफ इनवॉइस के। इसके बाद आगे चलते हैं कि डेबिट इनवॉइस जो हम बना रहे हैं, जब हमसे इनवॉइसिंग अंडर इनवॉइसिंग हो गई है, तो उसकी करेक्शन के लिए जो हमने डेबिट इनवॉइस बनाया है, तो रीजंस क्या क्या होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं जब हमसे पैसे, रकम जो गुड्स की होती है वो कम रिकॉर्ड हो जाती है। द डेबिट इनवॉइस इज इशूड, डेबिट इनवॉइस इशू होता है अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, जब हमसे इन जो रीजंस जो हमें डिफाइन करेंगे, हम इनमें से कोई एक रीजन हो, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, डेबिट इनवॉइस इशू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन ओमिटेड। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो लेन देन हो रही होती है, उसमें कुछ एक ट्रांजैक्शन हमसे मिस हो जाती है, हम भूल जाते हैं, ओमिट कर जाते हैं, तो उसके लिए, उसकी वजह से हमारे इनवॉइस पर असर ये होता है कि इनवॉइस कम शो कर रहा होता है अमाउंट को। अब उस अमाउंट को जो कम शो कर रहा है वो अंडर इनवॉइसिंग कहला रहा है। इसकी करेक्शन के लिए हमने डेबिट इनवॉइस बनाया और डेबिट इनवॉइस को इशू किया। तो एक कंडीशन ये थी कि जब कोई ट्रांजैक्शन भूल जाए, मिस हो जाए, लिखना भूल गए, रिकॉर्ड करना भूल गए ट्रांजैक्शंस को, तो उसकी करेक्शन के लिए हमने डेबिट इनवॉइस इशू किया। दूसरा, द अमाउंट ऑन द इनवॉइस इज अंडर स्टेटेड। जो अमाउंट लिखा हुआ है इनवॉइस में, इनवॉइस में हमने कहा कि गुड्स का अमाउंट लिखा हुआ होता है, गुड्स की डिटेल लिखी हुई होती है, गुड्स की प्राइस के हवाले से जो है वो बाजार की गई होती है, तो अगर वो अमाउंट अंडर स्टेटेड हो जाए, वो अमाउंट हम कम रिकॉर्ड कर दें, अब हमने इनवॉइस में कम अमाउंट रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये अंडर इनवॉइसिंग कहलाएगा, और इसकी करेक्शन के लिए फिर हम क्या इशू करते हैं, डेबिट इनवॉइस इशू करते हैं। द अमाउंट ऑफ द ऑन द इनवॉइस इज अंडर स्टेटेड, देन वी विल इशू डेबिट इनवॉइस। If the packing material including container or the like, the cost of which has not been paid, has not been returned. कॉस्ट थी जो कि पे नहीं हुई, जो कि रिटर्न नहीं हुई, अब उस कॉस्ट को रिटर्न करने के लिए, उस कॉस्ट को पे करने के लिए भी डेबिट इनवॉइस इशू किया जाता है। तो क्लास ये थी वो कंडीशंस जब हम इशू करते हैं डेबिट इनवॉइस। और डेबिट इनवॉइस कब इशू करते हैं हम, जब कुछ भूल जाए, जब कीमत कम रिकॉर्ड कर दें, जब कोई कॉस्ट रिकॉर्ड ना की गई हो, या ना पे की गई हो, ना ही रिटर्न की गई हो। अंडर इनवॉइसिंग की कंडीशन में डेबिट इनवॉइस इशू होता है। सेकेंड हमारे पास है क्रेडिट इनवॉइस।
ये कब जो है वो इशू होगा? क्रेडिट इनवॉइस जो है वो जब भी हम ओवर इनवॉइसिंग करते हैं, यानी गुड्स की कीमत ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाती है, तो हम उसको करेक्शन करने के लिए क्रेडिट इनवॉइस इशू करते हैं। क्या रीजंस होते हैं कि गुड्स की जो कीमत रिकॉर्ड की गई है ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई है और इनवॉइसिंग हमारा ओवर बैलेंस शो कर रहा है, ओवर इनवॉइसिंग शो कर रहा है? द क्रेडिट इनवॉइस इज इशू अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्रेडिट इनवॉइस इशू होता है जब इन कंडीशन में से कोई कंडीशन हमारे पास मौजूद होती है। पहला पॉइंट, व्हेन अ बायर, बायर वो पर्सन जो गुड्स को खरीद रहा होता है, जब व्हेन अ बायर हैज बीन ओवरचार्ज्ड, जब बायर को हमने ओवरचार्ज कर दिया, यानी जो गुड्स की प्राइस थी वो नहीं बल्कि उससे ज्यादा रिकॉर्ड कर दी हमने, ओवरचार्ज कहते हैं ज्यादा रिकॉर्ड कर देना, तो फिर हम क्रेडिट इनवॉइस इशू करते हैं। और इसको इस तरह भी कह सकते हैं, या इफ सम गुड्स आर फाउंड डैमेज, कुछ गुड्स थी जो कि डैमेज जो है वो पाई गई, टूट फूट का शिकार हो गई, डैमेज हो गई, तो उस सिलसिले में भी हम फिर क्रेडिट इनवॉइस इशू करते हैं। द क्रेडिट इनवॉइस इज इशू इफ सम गुड्स आर फाउंड डैमेज। सेकेंड पॉइंट हमारे पास था अमाउंट ऑन द इनवॉइस इज ओवरचार्ज्ड। अमाउंट मतलब जो कीमत रिकॉर्ड की गई है, गुड्स की जो रकम रिकॉर्ड की गई है, जो मिकदार रिकॉर्ड की गई है, वो ओवरचार्ज कर दिया गया, यानी गुड्स की जो कीमत थी उसको ओवरचार्ज अगर हम शो कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमने क्रेडिट इनवॉइस इशू करना होता है। If the packing material including container or the like, the cost of which had already been paid, charged have been returned, this invoice will be issued. यानी कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी पे हो चुकी थी या जो चार्ज थे वो रिटर्न कर दिए गए थे, तो उस सिलसिले में भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट इनवॉइस इशू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्रेडिट इनवॉइस इशू करने का? द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक करेक्शन, हमें बेसिकली करेक्ट करना है क्योंकि हम ओवर इनवॉइसिंग कर चुके हैं, हम कीमत जो है वो ज़्यादा गुड्स की रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो हमें उसको करेक्शन करना है। तो बेसिक पर्पस तो हमारा ये है कि हमें इनवॉइस को करेक्ट करने के लिए बनाना है क्रेडिट इनवॉइस, और इसके साथ ही एंड एडजस्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड, वो अमाउंट जो हमें रिफंड करना है, रिचार्ज हमने जो है वो ओवर इनवॉइस किया था ना, अमाउंट ज़्यादा ले लिया है, तो अब जो अमाउंट हमारे पास है हमें उसे रिफंड भी करना है, इसलिए हम बनाते हैं क्रेडिट इनवॉइस ताकि एडजस्ट हो जाए द अमाउंट फॉर रिफंड का वाला अमाउंट। तो क्लास ये थे हमारे पास कंडीशंस कि कब बनता है क्रेडिट इनवॉइस और कब बनता है डेबिट इनवॉइस, किस तरह करेक्शन करते हैं। इनवॉइसिंग की करेक्शन के दो मेथड हमारे पास हो गए, जब भी ओवर इनवॉइसिंग होगा यानी कीमत हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी है तो हम बनाते हैं क्रेडिट इनवॉइस, और जब भी कम कीमत रिकॉर्ड कर दी है तो हम बनाते हैं डेबिट इनवॉइस। डेबिट इनवॉइस की या क्रेडिट इनवॉइस की क्या कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक इनवॉइस का कंप्लीट होता है। इस सेशन के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।